डॉक्टर राकेश कृपलानी हांगकांग में डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन डेटा सिक्योरिटी और AI में क्रांतिकारी बदलाव पर मनोगत साझा करेंगे। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और AI जनरेटेड फ्रॉड से लोगों को कैसे बचाएं? जानिए साइबर साइकोलॉजिस्ट डॉ राकेश कृपलानी से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कॉस्मिक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड सिक्योरिटी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कृपलानी जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हांगकांग में जो भारत का प्रतिनिधित्व करने का जो आपको एक अवसर मिला हुआ है, तो आप ये बताइए कौन से विषय जो पर्टिकुलरली साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो उस पर आप व्याख्यान करोगे कि किस तरह के आप लोग आपके अचीवमेंट्स होंगे, उपलब्धि होंगी, उस बारे में बताइए। तो बेसिकली ये हांगकांग में नेट मिशन करके एक एकेडमी है जी, .एशिया के अंदर में संदर्भ में आती है ये। और पिछली बार मैं यूनाइटेड नेशंस में जब गया था तो वहाँ मेरा इनसे परिचय हुआ। और ये बहुत बड़ी एक संस्था है जो इंटरनेट राइट्स के ऊपर में और इंटरनेट के ऊपर में जो बच्चों की समस्याएं होती है उन पे ये काम करते हैं। और ये एकेडमी यूथ को ट्रेन करती है वहाँ पर। यूथ को वहाँ ट्रेनिंग देती है ताकि वो लोग ब्रांड एम्बेसडर्स बन सके, साइबर के एम्बेसडर्स बन सके और अपने अपने देशों में ये काम कर सके। तो काफ़ी बड़े लेवल पे ये काम करती है। तो इसी संस्था के अंदर में इन्हीं के पास में हर साल इनके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ये यूथ को ट्रेन करना चाहते हैं अलग अलग विषयों पर। तो मेरा जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो साइबर साइकोलॉजी का है। और साइबर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट में कई कंट्रीज़ में मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो उसी विषय पर जो एम्पावरमेंट है इनका यूथ का, उसी विषय पर मेरा ये व्याख्यान उनके साथ में अक्रॉस द ग्लोब मल्टीपल कंट्रीज से जो लोग आएंगे उनके यूथ के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है। जी, जैसे कि सर हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन सुरक्षा हुआ, डेटा की जो सिक्योरिटी हो गया ये, और देखा गया कि एक साइबर जो फ्रॉड जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसमें डिटेक्शंस की भी जो लिमिट काफ़ी कम है। तो आप ये बताइए, जो अपराध जो बढ़ रहा है उस पर आपका क्या एक दृष्टिकोण है, मतलब किस तरह से सिक्योरिटी चाहिए डिजिटल, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। तो साइबर अपराध जो है बेसिकली जो साइबर अपराध करने वाले लोग जो हैं ये इन्होंने शायद हमसे ज़्यादा साइकोलॉजी को समझा है। एक्चुअली ये मानसिकता को समझते हैं अच्छी तरह से, इसलिए अलग अलग उम्र के लोगों के साथ, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के साथ अलग अलग किस्म का साइबर फ्रॉड करते हैं। और इनकी ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर वे से होती है। जामताड़ा से लेके मऊ तक या दिल्ली यूपी में हर जगह पे इनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है इन सब चीज़ों को लेके। अनपढ़ रहते हैं कई बार ये जो साइबर अपराध करने वाले रहते हैं, दूसरी पास भी नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि आपकी आवाज़ को सुन के, आपके प्रोफाइल को समझ के आपको किस प्रकार पे, किस विषय पे आपको डराना है, धमकाना है या आपको डिजिटल अरेस्ट करना है। तो ये एक प्रकार से समझिए कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो गई है। लेकिन आम इंसान अभी तक वो समझ नहीं पाया कि साइबर अपराध में जो वो विक्टिम हो जाते हैं तो वो 3-4 कारणों से होते हैं। एक होता है किसी प्रकार की वासना, लस्ट के कारण से, जाने अनजाने में किसी लड़की से बात कर लेते हैं, कहीं सेक्सटॉर्शन हो जाता है, फंस जाते हैं उसके अंदर में। दूसरा होता है गैम्बलिंग, सट्टे में, पोकर में किसी प्रकार से गैम्बल करते हैं पैसा। तीसरा होता है रिलेशनशिप में, किसी रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। तो चौथा है मनी, पैसे के कारण से। तो 4-5 चीज़ें हैं जो साइबर अपराध के इसमें फंस जाती हैं। इन अपराधियों को पता रहता है बहुत ही, इनको स्कैमर्स को, कि आप किस में फंस सकते हैं। कभी आपको वो बोलेंगे आपका बच्चा हमारे पास में है, कभी बोलेंगे आपका पार्सल मिला है। ऐसे अलग अलग किस्म से माँ को अलग, पिता को अलग, बच्चों को अलग, अलग अलग किस्म से वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करते हैं एक प्रकार से। तो इस कारण से साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनके पास डेटा बहुत सारा है। हम आपका सभी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ डार्क नेट में अवेलेबल है। इनको डेटा मिल जाता है और इनके ऊपर में कहीं केस नहीं हो पाता, डिटेक्शन ही नहीं हो पाता क्योंकि सिम किसी और का, मोबाइल किसी और का, आवाज़ किसी और की, शहर कहीं और, किसी मैदान के बीच में खड़े होकर बोलते हैं, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात इसमें कि जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा क्योर है। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम प्रिवेंट कैसे करें। मैं फंसूँ ही नहीं, क्योंकि फंसने के बाद पैसा वापस लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं फंसूँ ही नहीं, इस पे काम करने की कोशिश कर रही है पुलिस भी कर रही है, सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। सर, जैसे ओल्ड एज पर्सन है या जो अपना रिटायर्ड हो चुके हैं
ऐसे लोग इनके बहुत जल्दी जाल में आ जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी की कमी है, इसका और अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, वही सबसे मेजर इशू है। जो साइबर अपराध को इनको बोलिए या इंटरनेशनल जो स्टडीज़ भी है उसमें ये देखा गया है कि इंडियंस में हमारे में डिजिटल लिटरेसी की बहुत कमी होने के कारण से बच्चे भी अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, पेरेंट्स बच्चों का फ़ोटो डाल देते हैं, या बुज़ुर्ग जो है वो किसी लिंक को क्लिक कर लेते हैं और इसके कारण से अपराध बढ़ जाता है। और इन लोगों के जो बुज़ुर्ग लोगों के जो बैंक अकाउंट्स कई समय तक लीन पड़े रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनके बैंक अकाउंट में काफ़ी समय से पैसे हैं। कुछ लोग गुजर चुके हैं, उनके बच्चों को नहीं पता रहता है कई बार, और जो रिटायर हो चुके हैं तो वो भी कई बार ऑनलाइन में कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जो डार्क वेब से एल्गोरिदम से पता पड़ जाता है कि ये बुज़ुर्ग हैं जो सुबह उठ के रोज़ सबको गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज डाल रहे हैं, तो वो अंदाज़ा लगा लेते हैं उस चीज़ को, तो उनको टारगेट करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम कहें कि बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों की जो ब्रेन की क्षमता है वो दोनों में कमी आ जाती है, बच्चों में भी कमी रहती है और बुज़ुर्ग में भी कमी रहती है, सही गलत का अंदाज़ा समझने का ब्रेन श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए जब इनके साथ अपराध होता है तो ये उस वक्त समझ नहीं पाते बहुत बार, और प्लस टेक्नोलॉजी ये बहुत फास्ट हो चुकी है, तो इन बुजुर्गों को इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए। उनके पास स्मार्टफोन है लेकिन वो स्मार्ट नहीं हो पाए उसको यूज़ करने के लिए, उन्हें पता नहीं रहता कि ये लिंक क्लिक नहीं करना है। तो साइबर अपराधियों को पता रहता है कि बुजुर्ग को हम टारगेट ईजिली कर सकते हैं, और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी रहते हैं जिस कारण से बुजुर्ग फंस जाते हैं उसके अंदर में, जो आम पेरेंट्स को परिवार को पता नहीं कि कुछ मेडिकल कंडीशंस 60-65 के ऊपर में वो कंडीशंस होने के कारण से इनके अंदर में कई बार बुजुर्गों में एक प्रकार से सेक्सुअल बोलिए या कोई प्रकार का तनाव बोलिए वो मैनेज नहीं कर पाते, और साइबर अपराधी उनको लिंक भेज देते हैं, न्यूड वीडियोस भेज देते हैं और वो फंस जाते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण से बुजुर्ग फंस जाते हैं। सर जैसे वैकल्पिक बुद्धिमत्ता, जैसे ये AI जो बोलते हैं, तो ये तो सही उसका यूज़ किया तो काफ़ी लाभदायक है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसका जो गलत वे में जो उपयोग हो रहा है, इसका उसका साउंड बदलना, आवाज़ बदलना, इसकी वजह से जो साइबर फ्रॉड जो बढ़ रहे हैं उसमें कितना % बढ़ोतरी आई, आप उस बारे में थोड़ा बताइए अभी एक आकलन के हिसाब से। बढ़ोतरी तो बहुत है, ये समझिए कि साइबर अपराध 1500% के करीब इंक्रीज हो रहा है, 300 से 1500 की तरफ चला जा चुका है। पर आज की तारीख में 1 नवंबर से 3 नवंबर के बाद अब ChatGPT, जेमिनाई और सभी लोगों ने रास्ते पूरे खोल दिए हैं, और प्रो वाला जो है उन्होंने फ्री कर दिया इंडिया को, आपने 2 दिन पहले सुना है, सब फ्री कर दिया है। अब शुरू होगा AI, क्योंकि जब आप अभी एडवांस स्टेज का AI यूज़ करेंगे, अभी तक तो ChatGPT का साधारण फ्री वाला यूज़ कर रहे थे, उसमें फीचर्स नहीं थे, अब तो मेजर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब आप सोचिए यहाँ से शुरुआत होगा सब नकली दुनिया का खेल, और साथ ही साथ लोग अपना ब्रेन माइंड इस्तेमाल ही नहीं करेंगे क्योंकि सब बना बनाया उनको मिलने वाला है, फास्ट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। तो अब यहाँ से AI की शुरुआत हो रही है, ऐसा मानिए, अभी तक शुरू नहीं हुआ था, ऐसा समझिए। सर आप ये बताइए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जो मासेस है, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स हो गया, ओल्ड एज पर्सन हो गया, उनको किस तरह से एजुकेट करेंगे, किस तरह से ट्रेन करेंगे ताकि वो उसके जाल में न आ सके? तो ऐसा कुछ आपका गवर्नमेंट को एक सजेशंस है क्या सरकार को, थोड़ा उस बारे में बताइए। बिल्कुल सही। तो मैं 3-4 सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रहा हूँ, और हम लोग राइट फ्रॉम साइबर वॉरफेयर से लेके हेल्थ, एजुकेशन, सभी जगह पे काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि डिजिटल लिटरेसी के लिए क्लास 1 से ही बच्चों के स्कूल के करिकुलम में ये होना चाहिए, और वो करिकुलम में अगर आ गया तो बच्चा हर साल चैप्टर स्कूल जैसा पढ़ता रहेगा, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, उसे पता है क्या नहीं करना है। दूसरा, अगर अभी करंट सिचुएशन में जब तक किताबों में आए तब तक के इस प्रकार के साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम जो पुलिस चला रही है, हम लोग चला रहे हैं, ये कंपलसरी कर लेने चाहिए अभी सब जगह पे, और इसको प्रॉपर वे से मॉनिटर करना चाहिए कि इसका इफेक्ट कितना आ रहा है। और तीसरा ये कि बच्चों को जब मोबाइल खरीदते हैं, पेरेंट्स लेके देते हैं, तो जिस प्रकार से हम गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं, 2 व्हीलर का 4 व्हीलर, तो हम समझते हैं कि हमें आता है कि नहीं आता है, ऐसी मोबाइल इसको प्रॉपर इस्तेमाल करना आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी एक छोटा सा ट्रेनिंग होना चाहिए, है ना। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो फ्रंट कैमरा जो है मोबाइल का, ये किसी को पता नहीं रहता कि 90% लोगों का फ्रंट कैमरा जो है वो ऑन रहता है 24/7। जो कुछ भी आप उसके सामने बात करते हैं, आप उसके सामने जो भी एक्टिविटी का वो रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड होके वो पॉर्न हब्स में चला जाता है, ई-कॉमर्स में चला जाता है। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है, उसके ऊपर हम कैप लगा दें, उस पर एक टिकली लगा दें, स्टिकर लगा दें, तो हमारा बहुत बड़ा वीडियो जाना बच जाएगा उसके अंदर में। एक छोटा सा ट्रेनिंग है ये। और प्लस हम लोगों ने अब बच्चों के साथ इनके साथ में हम लोगों ने ये मोबाइल डिटॉक्स जो है वो हमने शुरू करना चाहिए। मोबाइल डिटॉक्स जो है, यानी एक टेबल के ऊपर में हम लोगों ने मोबाइल का
बॉक्स रखना चाहिए जिसके अंदर में लोग खाते वक्त में अपने मोबाइल डाल दें सभी, जी। और 15 मिनट का ये उपवास करें, जी। 15 मिनट्स का, जिसके अंदर में हर कोई सिर्फ खाने पे ध्यान दे, फोकस करे। ऐसे 15-15 मिनट धीरे धीरे ध्यान दें कि बगैर मोबाइल भी जिंदगी रह सकती है। जी। तो एक मोबाइल उपवास शुरू करें घरों के अंदर में। इस प्रकार की छोटी छोटी जो पहल है, टिप्स, जो ये बच्चों को मदद करेगी, बड़ों को मदद करेगी, परिवार को मदद करेगी। और कोई भी चीज़ को हाँ या ना बोलने से पहले, किसी भी बटन को क्लिक करने से पहले कुछ मिनटों का गैप लें, जी। कुछ मिनटों का गैप ले, उससे एग्जैक्टली वो समझ पाएंगे कि हाँ मेरे को इस पे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, जो श्रोता आपको देख रहे, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, यदि उनकी किसी प्रकार कोई क्वेरीज हो या कोई बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हो गया या कोई कंफ्यूजन हो, तो वे आपको किस तरह से अप्रोच हो सकते हैं? या तो आपका हेल्पलाइन नंबर हम यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश भी कर सकते हैं, तो उस तरह से अप्रोच हो सकते हैं, थोड़ा उस बारे में बताइए। बिल्कुल। साइबर क्राइम अगर रहा तो वो तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। पुलिस डिपार्टमेंट का 1930 नंबर जो है सरकारी नंबर है, बिल्कुल सबसे पहले उस पर अप्रोच करना चाहिए। और cyber.gov.in है सरकारी ईमेल जो अपना वेबसाइट है, उस पर भी सबसे पहले कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। 24 घंटे का गोल्डन पीरियड रहता है जिसके अंदर में बहुत आपको मदद मिल सकती है। और नागपुर साइबर पुलिस भी बहुत सक्रिय है और काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो इमीडिएटली इंटरवेन कर लेता है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार से कोई साइबर बुलिंग हुई है, कोई मानसिक प्रताड़ना हुई है, किसी प्रकार का स्ट्रेस आया है, डिप्रेशन आया है, क्योंकि मेरा वर्किंग साइबर साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से है, जो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ किसी प्रकार का भी ऑनलाइन में प्रिवेंशन या हो जाने के बाद जो मानसिक तनाव होता है, एडिक्शन से लेके साइबर टेररिज्म तक, इन सभी चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। अगर इन कहीं पर किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पर उसे सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना है, कई बार किसी का कोई मीम रिलीज हो गया, कोई किसी का वीडियो रिलीज हो चुका है और वो डिप्रेशन में चले गए हैं, एंजाइटी हो गई उन्हें, और कहीं किसी को सेक्सटॉर्शन की धमकी आ रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहे उस थॉट प्रोसेस से। इस दौरान पे उन्हें जो मजबूती चाहिए, मानसिक मजबूती चाहिए, वहाँ मेरी बिल्कुल आप लोग हेल्प ले सकते हैं और बगैर किसी चार्जेस की आप हेल्प ले सकते हैं। ये बिल्कुल मैं न्यूज़ 24 के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ऑफर है कि आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप आ सकते हैं और आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं उस चीज़ के लिए। आप नंबर जो नीचे है उस नंबर पर डायल करके आप कभी भी इस प्रकार की कोई समस्या रहे तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।